बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द आईएआर एकेडमी। आज हम देखेंगे सेक्शन 32, 33 एंड 34। इनकम फ्रॉम बिजनेस का डिवीजन 4 है, जो टैक्स अकाउंटिंग को डील करता है कि किसी बिजनेस ने किस तरह जो है वो अपनी टैक्स अकाउंटिंग करनी है। तो जनरली जो है वो अकाउंटिंग की टू टाइप्स होती हैं, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। सिंपली इसे समझ लेते हैं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग कौन सी होती है। कैश जैसे नाम से जाहिर है, नकद। यानी कि जब कोई चीज आप सेल करते हैं, उस सेल के बदले में उसके पैसे आप रिसीव कर लेते हैं। और जब भी आपका कोई खर्चा होता है, उस खर्चे की अदायगी कैश में कर देते हैं। जब मतलब आपकी सेल हुई और सेल का जिस टाइम आपको कैश मिला, पैसा मिला, जिस दिन पैसा मिलेगा उसी टाइम आप जो है वो नोट कर लेंगे कि जी मेरी ये सेल हो गई है, मुझे इसका कैश रिसीव हो गया है। तो यानी कि ये होगी कैश बेस्ड अकाउंटिंग। और इसी तरह फॉर एग्जांपल कि हम हमारा टेलीफोन है या मोबाइल फोन है, तो हमने उससे यूज किया, उस पे कॉल की, इंटरनेट चलाया, जब हमने उसकी अदायगी कर दी। अब फॉर एग्जांपल हमारा पीटीसीएल बिल है, हम उसे यूज करते रहे, तो अभी वो हमारा एक्सपेंस नहीं बना, क्योंकि हम एक्सपेंस उस टाइम बनेगा जब पीटीसीएल का बिल आएगा और हम बिल को पे कर देंगे। जिस दिन हम बिल को पे करेंगे, हम अपने एक्सपेंस में लिख देंगे जी हमने इतने का बिल पे कर दिया। सेम इसी तरह हमारा बिजली का बिल है, हम उसे यूज करते रहे पूरा महीना, लेकिन जब तक हमने उसका बिल पे नहीं किया तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं बना। जब हम बिल पे कर देंगे तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। और इस तरह हमारी बहुत सारी सेल्स हुई, और उन सेल्स के बदले में मतलब सेल हमारी हो गई, चाहे उधार पे होगी, लेकिन या उन्होंने कहा हम बाद में पैसे दे देते हैं, लेकिन उस सेल के बदले में हमें कैश नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो इट्स मीन हम कंसीडर करेंगे कि अभी तक हमारी कोई सेल नहीं हुई, हमारी कोई इनकम नहीं हुई। हाँ, जिस टाइम उन सेल्स का पैसा मिल जाएगा, हम उसे अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेंगे जी हमें इतनी सेल्स के अगेंस्ट इतनी इनकम होगी, मतलब पैसे वसूल हो गए। तो ये है जी कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसमें एक लफ्ज याद रखना है आपने, कैश, कि जब एक्सपेंस की सूरत में हम कैश पे कर दें और सेल की सूरत में हम जो है कैश रिसीव कर लें, वो हमारी इनकम बन जाएगी। और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या होती है? अक्रूवल बेस में जैसे इसमें कैश का कोई ताल्लुक नहीं है इनिशियल तौर पे। इसमें जो है फॉर एग्जांपल कि हमारी सेल हो गई, हमने सेल कर दी कोई चीज, हमारी बिजनेस थी, हमने सेल कर दी। हाँ, उसकी पेमेंट अभी हमें नहीं मिली। जिस टाइम सेल हो जाएगी, सेल का इवेंट जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, मतलब इवन सेल का जो मामला है वो हो चुका होगा, अगला बंदा हमसे चीज लेके जा चुका होगा, चाहे उसने पैसे नहीं दिए। हम यही कंसीडर करेंगे कि हमारी सेल होगी, इसके अगेंस्ट इनकम तो हमें फ्यूचर में आनी आनी है। तो लिहाजा हम सेल को ही रिकॉर्ड कर लेंगे जी हमारी इतनी की सेल होगी, मतलब हम डीम कर लेंगे, तसव्वुर कर लेंगे कि यही हमारी सेल होगी, और इतने यानी 1000 की सेल हुई तो 1000 हमारी इनकम होगी, चाहे इन कैश जो है वो पैसे हमें ना रिसीव हुए हों। और इसी तरह जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजली के बिल, टेलीफोन का हवाला दिया था मैंने आपको, बिजली और टेलीफोन का। और इसी तरह एक्सपेंस की सूरत में जब हमने कोई चीज जो है वो इस्तेमाल कर ली, चाहे उसकी पेमेंट हमने नहीं की, जैसे कि पीटीसीएल है, बिजली है, हमने इतने यूनिट्स जो है वो एक हफ्ते में इस्तेमाल कर ली, और एक हफ्ते में हमने इतनी कॉल्स कर ली अपने पीटीसीएल बिल, पीटीसीएल फोन से, लिहाजा हमने उसका बिल अभी नहीं दिया, महीने बाद या इकट्ठा हमने देना है, लेकिन अभी तक हमने उसका बिल नहीं दिया। जब हमने वो चीज कर ली, इनकर कर ली, मतलब कि वो चीज हो गई कि हमसे कॉल हो गई मोबाइल से, हमने बिजली के यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, सो इट्स मीन कि हमारा एक्सपेंस हो गया। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेंगे जी हमारा ये एक्सपेंस हो चुका है, और इतने पैसों का ये एक्सपेंस हो चुका है, चाहे हमने कैश में उस एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं की। तो ये हैं दो बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेस मीन कि जब हम कोई चीज जो है वो खर्च कर लें और इन रियल सेंस में उसकी अदायगी ना करें, कैश की सूरत में अभी अदायगी ना की हुई हो, लेकिन जब हम वो चीज कर चुके हों, वो खर्चा कर चुके हों, तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। और इसी तरह हम कोई चीज सेल कर चुके हों इन रियल, चाहे उसके पैसे अभी हमें रिसीव ना हुए हों उस सेल के अगेंस्ट,
जैसी चीज सेल होगी सिर्फ सेल के ऊपर ही हम जो है अपनी इनकम जो है वो नोट डाउन कर लेंगे कि हमने एक सेल कर दी तो हमारी एक इनकम इतने पैसों की अर्न होगी। और कैश की सूरत में चाहे सेल हो गई है लेकिन हमें पैसा कोई नहीं मिला, कैश कोई नहीं मिला, जब तक हमें कैश नहीं मिलता हम उसे अपनी इनकम तस्वुर नहीं करेंगे। और एक्सपेंस जब तक हमने इन एक्चुअल इन रियल जो है वो कोई चार्जेस पैसे अदा नहीं किए उस एक्सपेंस के अगेंस्ट, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं समझा जाएगा। सो अब देख लेते हैं टेक्स्ट जो है वो क्या कहता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 32 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली इम्प्लाइड बाय सच पर्सन। वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहा था तो वो उसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को का इस्तेमाल जारी रखेगा। ये नहीं है कि जैसे एक साल किसी को अगर कोई बेनिफिट हुआ टैक्स में, उसने अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग अडॉप्ट कर ली और एक साल उसे जो है कैश में बेनिफिट हो रहा था तो उसने कैश बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो अडॉप्ट कर ली। कभी वो अक्रूवल में चला गया या 6 महीने वो कैश बेसिस में था, 6 महीने वो अक्रूवल में चला गया सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। ऐसे नहीं है, एक ही दफा आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करेंगे और उसे ही आप ऑन गोइंग कंटिन्यू करेंगे। Subject to subsection 3, a company shall account for income chargeable to tax under the head income from business on accrual basis, while other person may account for such income on cash or accrual basis. सबसेक्शन 3 का हवाला दे रहा है ये। वो ये कह रहा है कि कंपनी जो है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को ही जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को ही फॉलो करेगी। यानी कि कंपनीज के लिए लाजिम कर दिया है कि जो भी कंपनीज है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए टैक्स ने लाजिम कर दिया है वो कैश बेसिस को नहीं बल्कि अक्रूवल बेसिस को अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करेंगी अपनी बिजनेस और सेल्स ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए। हाँ, इसके अलावा जो दूसरे पर्सन हैं, एओपी हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो वो अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस दोनों में से एक अकाउंटिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के लिए अक्रूवल बेसिस को यूज करना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि द बोर्ड में प्रिस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन ए कैश और अक्रूवल बेसिस। वो कह रहा है कि इसके अलावा भी बोर्ड के पास ये पावर है कि वो कोई भी बिजनेस सेक्टर या बिजनेस क्लास के जी ज्वेलर्स हैं या रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या कोई भी लोग, तो बोर्ड किसी भी सेक्टर बिजनेस सेक्टर या बिजनेस क्लास ऑफ पर्संस को के लिए स्पेसिफाई कर सकता है कि इस बिजनेस कैटेगरी ने यही वाला अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना है। इसके अलावा उन्होंने कोई और अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट नहीं करना। बोर्ड नॉमिनेट कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मुल्क भर में, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी एओपीज हैं फलां किस्म की जो फलां बिजनेस करती हैं, वो सिर्फ ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही अडॉप्ट करेंगी। और तो फिर वो जो क्लास ऑफ पर्सन है पाबंद हो जाएंगे उसे अडॉप्ट करने के। अगर बोर्ड नोटिफाई नहीं करता तो कंपनीज को छोड़ के इंडिविजुअल्स और एओपी आजाद है, चाहे वो अक्रूवल बेस को यूज करें या कैश बेसिस को। अच्छा, a person may apply in writing for a change in the person's method of accounting and commissioner may by order in writing approve such an application but only if satisfied that the change is necessary to clearly reflect the person income chargeable to tax under the head income from business। अगर किसी एक बिजनेस पर्सन ने एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट किया हुआ है और उसे कुछ दुश्वारी का सामना है, कुछ मसले मसाइल का सामना है कि वो बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो वो पर्सन कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दे सकता है कि कि मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस में चेंज कर दिया जाए या मुझे चेंज करने की परमिशन दी जाए या अक्रूवल बेसिस से कैश बेसिस में करने की मुझे परमिशन दी जाए। तो कमिश्नर अगर जरूरी ख्याल करे कि वाकई इस बिजनेस को दुश्वारी का सामना है, कोई मसले मसाइल हैं, कि इसकी नेचर ऑफ बिजनेस ऐसी है कि जो पॉसिबल नहीं है कैश बेसिस पे करना या अक्रूवल बेसिस पे करना, तो फिर उन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर साहब जो है वो अप्रूवल दे सकते हैं कि ठीक है तुम अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर लो। लेकिन अगर कमिश्नर बेहतर समझे कि ये सिर्फ जो है वो अपनी
जो है वो टैक्स लाइबिलिटी को कम करना चाह रहा है, धोखा देना चाह रहा है, तो कमीशन उसकी ये दरखास्त रिजेक्ट भी कर सकते हैं। If a person's method of accounting has changed, the person shall make adjustment to items of income, deduction, or credit, or to any other item affected by change so that no item is omitted and no item is taken into account more than once. वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन को परमिशन मिल जाती है कमिश्नर की तरफ से अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज करने की, तो उसे चाहिए कि वो सही तरीके से तमाम जो एंट्रीज हैं उन्हें एडजस्ट करे, क्योंकि एक सिस्टम से आप दूसरे अकाउंटिंग मेथड और सिस्टम में मूव कर रहे हैं, तो आप सही सही तमाम चीजें उनकी एडजस्टमेंट सही तरीके से सही वे में जो है वो करें। और कोई क्रेडिट की एंट्रीज हैं, कोई डिडक्शंस आपने ली हुई हैं, कोई आपकी इनकम की आइटम्स हैं, तो उन्हें जब दूसरे मेथड ऑफ अकाउंटिंग में शिफ्ट करें तो उन्हें सही तरीके से वहां पे जाके एडजस्ट करें और उतनी ही अमाउंट जो यहाँ पे थी वहां पे जाके नोट डाउन करें। कोई उसमें आप धोखा ना करें, कोई भी चीज जो है वो ओमिट करने की, छुपाने की, डिलीट करने की कोशिश ना करें, और कोई भी चीज जो है जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा हो एक एक दफा से ज्यादा इंटर ना करें, यानी दो दफा ना ना करें, इंटर डुप्लीकेसी ना करें। आप सही तरीके से सही एडजस्टमेंट के साथ एक अकाउंटिंग मेथड से दूसरे अकाउंटिंग मेथड में शिफ्ट हो, बगैर कोई चीज छुपाए, बगैर कोई चीज जो है वो दो दफा इंटर किए। उर्दू वर्जन आपके लिए है, इसे देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। सेम आगे वो जा रहा है कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की डेफिनेशंस पे। अब देखें, अकाउंटिंग जो है वो एक वाइड सब्जेक्ट है और दुनिया की बहुत सारी साइट्स हैं एंड बुक्स हैं जो अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस की डेफिनेशन देती हैं। सो हर बुक का, हर वेबसाइट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कुछ, तो कल को झगड़ा हो सकता है यहाँ पे। जो टेक्स्ट मैन है वो ये कह सकता है कि इस जो है वो आथर ने ये अकाउंटिंग की कैश बेसिस की डेफिनेशन दी है, इसने ये अक्रूवल बेसिस की डेफिनेशन दी है। तो इस इबहाम से बचने के लिए कि फ्यूचर में कोई जो है वो डिस्प्यूट ना हो, टैक्स ने खुद अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग की, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी दे दी है और डिटेल भी बता दी है। और ये वही है जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाई। फिर यहाँ भी पढ़ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बेसिस, कोई भी बंदा इनकम बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहा है और उसने कैश बेसिस अकाउंटिंग मेथड को अडॉप्ट किया हुआ है, shall derive income when it is received and shall incur expenditure when it is paid। जब वो इनकम रिसीव करेगा, पैसे रिसीव करेगा, कैश रिसीव करेगा, जब वो ये वसूल कर लेगा कैश, तब ही उसकी इनकम तस्वुर की जाएगी, कंसीडर की जाएगी। और जब खर्चे के पैसे वो पे करेगा, जब खर्चा हो गया, साथ उसकी खर्चा होने के बाद उसकी अदायगी कर देगा, पे कर देगा, कैश की सूरत में दे देगा पैसे उस खर्चे के अगेंस्ट, तो तब ही उसका वो एक्सपेंस समझा जाएगा। ये होगी कैश बेसिस अकाउंटिंग एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। ये वाला एमसीक्यू जो मैंने अभी रेड मार्क किए, ये पेपर में पूछ सकते हैं, इसे आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। आगे, accrual based accounting, a person accounting for income chargeable to tax under the head income from basis on accrual basis shall derive। अगर कोई बंदा accrual basis accounting को उसने अडॉप्ट किया हुआ है और इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट कर रहा है, तो उसकी इनकम व्हेन इट इज ड्यू टू द पर्सन, जब उसकी इनकम काबिले वसूल हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सेल कर दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अब उस अगले बंदे पे, परचेजर पे उसकी अदायगी ड्यू है, वाजिब है उसकी अदायगी करना उस सेल के अगेंस्ट, क्योंकि वो सेल को घर लेके चला गया है। अब उसने उससे जो उसका जो सेलर था, दुकानदार था, उसे पैसे देने हैं, तो सेल होगी। अब अदायगी वाजिबुल अदा है, ड्यू है परचेजर की तरफ से। जैसे ही सेल होगी तो हम समझ लेंगे कि आपने इनकम अर्न कर ली उस सेल के अगेंस्ट, चाहे इन रियल, इन हकीकत आपको पैसे ना वसूल हुए हो, हम सिर्फ सेल पे ही जो है कंसीडर कर लेंगे कि हमारी इनकम होगी। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे दराज.com, दराज.pk है, पूरे मुल्क में जाती है उनकी सेल, और जैसे ही उनकी सेल हो जाती है तो वो कंसीडर कर लेते हैं जी कि ये इनकम होगी है मेरी, क्योंकि दराज भी एक कंपनी है। और चाहे कैश में फिर डिलीवरी होती है और घर में जाके फिर पैसे जो है वो जो है बायर देता है, फिर वो दराज को कई मतलब के हफ्तों बाद मिलते हैं टीसीएस के जरिए एंड ईटीसी।
तो जब सेल होगी तभी उन्होंने इनकम जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर ली, कैश चाहे बाद में मिलता रहे। एंड शेल इनकर एक्सपेंडिचर, और जब खर्चा इनकर हो गया, मतलब खर्चा हो गया, चाहे उसकी अदायगी नहीं की, तो उसी टाइम उसे समझ लिया जाएगा, नोट डाउन कर लिया जाएगा कि ये हमारा जो है वो खर्चा हो गया है, चाहे अदायगी इसकी अभी हमने नहीं की, अदायगी चाहे बाद में करेंगे, कैश बाद में करेंगे। जब खर्चा हो जाएगा, इनकर हो जाएगा, तो उसे डाउन हम उसे नोट डाउन कर लेंगे और अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लेंगे। दिस इज द सिंपल एंड क्लियर डेफिनेशन ऑफ द कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड accrual based accounting in the income tax ordinance 2001 in section 33 and 34. So दोनों को नोट डाउन करना है आपने। पीछे जो मैंने शुरू में फर्स्ट स्लाइड में जो है पिक्चर दी है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड क्लियर। वहां से कैश एंड अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग को जो है वो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। आगे कहता है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी ड्यू टू अ पर्सन व्हेन द पर्सन बिकम एंटाइटल्ड टू रिसीव इट इवन इफ द time for discharge of the entitlement is postponed or the amount payable by installment। सिंपल है, वो कहता है कि जब भी किसी बंदे को कोई अमाउंट मिलनी थी, फॉर एग्जांपल एक हमने जो है वो हमने एक सेल की, उसकी अमाउंट हमें मिलनी थी 1 महीने बाद, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। वो कहता है कि जी मैं आपको 1 महीना और मुझे दे दें, मैं 1 महीने बाद और अमाउंट जो है वो पे करूंगा। तो क्या वो हमारा मतलब कि वो सेल्स आया होगी? नहीं, चाहे पोस्टपोन हो गया है, उसने डिले कर मुलतवी कर लिया कि अब अगले महीने दूंगा, पेमेंट तो हमें मिलनी है, सो लिहाजा ये हमारी इनकम हो जाएगी इन अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अच्छा एक खर्चा है, हमने वो पे करना है, मतलब खर्चा हमारा हो गया और उसे हमने पे करना है, लेकिन हमने उसे यकमुश्त पे नहीं किया। और हम ऐसे करते हैं, हमारा बिजली का फॉर एग्जांपल बिल है किसी कंपनी का, 5 लाख उसका बिल आ गया, वो इतना पे नहीं कर सकती, तो वो कहती है वापडा को जी मुझे इंस्टॉलमेंट्स इसकी बना दें। तो वापडा कहता है ठीक है, हमें 6 महीने के आपको इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो चाहे वो 6 महीने में इंस्टॉलमेंट की सूरत में अदायगी करे, तो ये उसका एक्सपेंस हो गया। चाहे वो अदायगी कैश जो है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में उस वापडा को दे, लेकिन हम यही समझेंगे कि उतनी अमाउंट की इसकी अदायगी, उतनी अमाउंट की इसकी अदायगी हो गई है, इसने ये एक्सपेंस कर दिया है इतनी अमाउंट का, 5 लाख का। चाहे ये 1-1 लाख करके 5 महीने तक, 6 महीने तक ये वापडा को इंस्टॉलमेंट्स में देता रहे। उर्दू वर्जन आपके लिए। Subject to this ordinance, an amount shall be payable by a person when all events that determine liability have occurred and amount of the liability has can be determined with reasonable accuracy। अच्छा, अब ये नहीं है कि एक कंपनी है, बिजनेस पर्सन है, उसने अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पे जो है वो अपना सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है और वो जानबूझ के अपनी डिडक्शंस क्लेम करने के लिए क्या लिखता रहे, जी मेरी बिल्डिंग है, मुझे उसके लिए खर्चा करना है, मतलब मेरा खर्चा हो गया या करना है, तो इतने पैसे उसके लिए मुझे इतने पैसे मैं अपने लेस कर लेता हूँ। अभी इन रियल जो है वो होना है एक्सपेंस, और वो लिख लेता है जी मुझे रिपेयर और मेंटेनेंस पे 5 लाख रुपए हो गए मेरे, और मेरे फला एक्सपेंस होगा पोस्टेज एंड स्टेशनरी का, उस पे इतने हो गए, एंड फला एक्सपेंस होगा उस पे इतने हो गए, इतने हो गए, इतने, और एक्सपेंस करता करता अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का फायदा उठाते 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 वो अपनी इनकम जो है वो लेस करता है। ऐसे नहीं होगा। वो कह रहा है कि जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपका खर्चा है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में, उसकी रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी कि वो एक रीजनेबल खर्चा, मतलब कि उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए। ये नहीं है कि अंधाधुंध हवा में जो है वो आप जो है वो खर्चे करते रहे और इन रियल जो है वो आप कोई चीज ना कर रहे हो, और मकसद आपका सिर्फ टैक्स मैन को धोखा देना हो और डिसीव करके बेनिफिट उठाना हो। ऐसे नहीं चलेगा। हर एक्सपेंस के पीछे जो अभी इन रियल जो है वो नहीं हुआ, एक रीजनेबल, एक माकूल वजूहात होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके पीछे। When a person has been allowed a deduction for any expenditure incurred in driving income chargeable to tax under the head income from business and यहाँ तक इसे ब्रेक कर लेते हैं। वो ये कहता है कि किसी एक बिजनेस पर्सन को अलाउ किया गया था किसी डिडक्शन के लिए कि वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कोई एक्सपेंडिचर उसने किया है कि वो डिडक्ट कर ले, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लायबिलिटी। और यानी कि एक बिजनेस पर्सन था, उसने कहा जी मेरा ये एक्सपेंस हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, या ये मैंने एक्सपेंस कर लिया है। तो जनाब उसने जो है वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्शन क्लेम कर ली, लेकिन
उस बंदे ने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो है वो कैश पे नहीं किया, अदायगी नहीं की, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लायबिलिटी और पार्ट ऑफ लायबिलिटी टू विच द डिडक्शन रिलेट्स विद इन 3 ईयर। 3 साल तक उस पर जो जिम्मेदारी थी, लाइबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, उसने जो जिम्मेदारी थी, जो उसने खर्चा किया था, उस जिम्मेदारी कैश अदा करने की थी, पैसे देने की थी जो उसने खर्चा किया था, लेकिन उसने वो जिम्मेदारी ही पूरी नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, इन विच इसकी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इन विच डिडक्शन वाज अलाउड। तो अब आगे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक बंदे ने कोई एक्सपेंस करवाया, जैसे कि उसने कारपेंटर को अपनी बिल्डिंग में बुलाया, किसी मैकेनिक को बुलाया अपनी गाड़ियां सही करवाने के लिए, या उसने जो है वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि ये जो है वो आप मेरा जो है वो काम कर दें बिल्डिंग का। अब 3 साल गुजर गए और जनाब साहब ने जो है वो कोई जो इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को पैसे देने थे, 3 साल तक उसने पैसे ही पे नहीं किए, उसने कोई पैसा नहीं उसे पे किया, और 3 साल गुजर गए। तो कौन ऐसा दुनिया का मतलब प्रोफेशनल है जो 3 साल तक अपनी पेमेंट ही वसूल ना करे? और कौन सा ऐसी एक्सपेंस है जी कंपनी जो है वो 3 साल तक उसे अदा ही ना करे? ये लोन थोड़ी ना लिया और चौथे साल, पांचवें साल जाके या अदा ही ना करे। इट्स मीन इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। उसने इन रियल एक्सपेंस नहीं किया, उसने डॉक्यूमेंट्स में जो है वो लिख दिया कि जी मैंने ये एक्सपेंस किया है बिल्डिंग पे, लेकिन इन रियल उसने जो अकाउंट थे, बैंक अकाउंट थे, उससे अदायगी ही नहीं की, पैसे ही पे नहीं किए। कोई हमें रसीद ही ऐसी नहीं मिलती कि उसने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो है वो डिडक्शन तो क्लेम कर ली, लेकिन उस एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट ही नहीं की कैश में, और 3 साल गुजर गए, किसी को पैसे नहीं दिए। तो फिर इसका मतलब वो डिसीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? चौथा साल जब शुरू होगा, जितनी अमाउंट उसकी एक्सपेंस की उसने डिडक्शन में क्लेम कर की थी और उसने उसके अगेंस्ट कैश में अदायगी नहीं की, 3 साल गुजरने के बाद चौथे साल में वो सारी की सारी अमाउंट इनकम फ्रॉम बिजनेस का हिस्सा बन जाएगी, और एज पर नॉर्मल जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स चार्ज होगा, ये अमाउंट उसमें शामिल हो जाएगी और ये टैक्स चार्जेबल में आ जाएगी। 3 साल के बाद, चौथे साल पे, 3 साल एक एनफ टाइम है कि आपने जो भी एक्सपेंस इनकर किया है उसकी आप अदायगी कर दें, पेमेंट कर दें। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, अदायगी नहीं करेंगे, तो चौथे साल में वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन जाएगी, वो नॉन पेमेंट वाली अमाउंट, और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड सच पर्सन है, ये क्या कह रहा है कि किसी एक बिजनेस पर्सन को ये अलाउ था, परमिशन थी कि वो कोई डिडक्शन क्लेम कर ले, कुछ जो उसने ट्रेडिंग एक्टिविटी की है या ट्रेडिंग लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी उसने सेल वगैरह की है और वो सेल डूब गई है, तो उस पे जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से। लेकिन सच पर्सन हैव डिराइव्ड एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लाइबिलिटी, द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट शैल बी chargeable to tax under the head income from business for the tax year in which the such benefit is received। इन वेरी सिंपल इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, उसने कोई आपको पता है ट्रेडिंग लाइबिलिटी मतलब के लाइबिलिटी, जिम्मेदारी तिजारत में अक्सर जो है वो हमारा ये चलता रहता है कि हम सेल्स करते हैं और सम टाइम हमारे सेल के बदले में पैसे नहीं मिलते। तो जब हमने सेल की अक्रूवल बेस में, तो ये सिस्टम है कि जैसे ही हमने सेल की वो हमारी इनकम तस्वुर होगी। तो इस तरह हमने एक सेल की, हमने अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में नोट डाउन कर लिया कि इतने अमाउंट की 50,000 की हमारी सेल हो गई है, तो वो हमारी इनकम बन गई, लेकिन इन रियल उसके पैसे नहीं मिले। तो साल के एंड पे जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, हम उसमें से उतनी अमाउंट को बतौर बैड डेट्स जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल 2 साल बाद उसे ख्याल आ जाता है बंदे को और वापस आ जाता है कि मेरा जमीर गवारा नहीं किया, मुझे माफ कर दें, ये ले आप अपनी रकम, पैसे वापस ले लें। तो वो जो पेंडिंग उधार था, पैसे थे, वो आके वापस कर देता है। तो जिस साल में वो पैसे आपको वापस मिलेंगे, फिर वो पैसे उस साल की इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद आपको उस पे नॉर्मली जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और अगर जिस साल आपको लॉस हो जाए, वो अदायगी आपको ना करे, तो आप उसे बतौर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज चार्जेबल टू टैक्स एज ए रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 5, यही वाला जो हमने ऊपर पढ़ा के 3 साल तक कोई अदायगी नहीं करता, एंड द पर्सन सब्सिक्वेंटली पे द लाइबिलिटी और पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, द पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन टैक्स ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड।
हमने सब सेक्शन 5 में पढ़ा कि अगर कोई बंदा 3 साल तक अपनी लायबिलिटी जो है वो ज़िम्मेदारी जो है उसकी अदायगी नहीं करता कैश की सूरत में, तो चौथे साल में उसकी वो अमाउंट इनकम फ्रॉम बिजनेस का हिस्सा बन जाएगी, उस पर टैक्स चार्ज होगा चौथे साल में। लेकिन वो कहता है कि अगर एक ऐसा बंदा जिसके साथ ये सलूक हुआ हो कि उसने 3 साल तक अपनी लायबिलिटी अदा नहीं की और चौथे साल में वो अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का हिस्सा बन गई और उसे ख्याल आया कि ओहो ये तो उल्टा मुझे नुकसान हो गया, ये मैं अब तो इस पे मेरी अमाउंट पे भी टैक्स लगेगा। तो 5वें साल में जाके उसे ख्याल आ जाता है कि ऐसे कर लेता हूँ कि मैंने वो जो 3 साल पहले के एक्सपेंसेस थे, जो उनकी अदायगी नहीं की थी, तो अब मैं प्लम्बर को, कारपेंटर को जो है वो पैसे दे देता हूँ। तो वो 5वें साल में जाके पैसे पे कर देता है या चौथे साल में पैसे पे कर देता है। तो फिर जो है वो उस साल की इनकम फ्रॉम बिज़नेस में से वो जब पैसे की अदायगी कर दे, जो उसपे लायबिलिटी थी उसकी अदायगी कर दे, तो वो बतौर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इन वेरी सिंपल यहाँ पे हमने पढ़ा कि 3 साल में अगर वो कैश की सूरत में अपनी लायबिलिटी की अदायगी नहीं करता, चौथे साल में वो उसकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन चौथे साल में इनकम फ्रॉम बिज़नेस का हिस्सा उसकी ये अमाउंट बन गई और उसे अफ़सोस हुआ, तो उसने कहा कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि अगले साल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊँगा ना, तो मैं अगले साल 5वें साल में जाके मैं सारे के सारे जितने लोगों के मैंने पैसे देने थे, मैं उन्हें अदा कर देता हूँ। तो वो अदा कर देता है, तो जब 5वें साल की वो कैलकुलेशंस करेगा, ये जो अमाउंट इनकम फ्रॉम बिज़नेस का हिस्सा बनी थी 3 साल बाद चौथे साल में, ये वापस जो है वो 5वें साल की इनकम फ्रॉम बिज़नेस में से वो अमाउंट बतौर डिडक्शन क्लेम कर सकता है, लेस कर सकता है। यानी कि जब भी वो वो जो ड्यू लायबिलिटीज़ हैं उन्हें पे कर दे और वो जो जो उसकी तीसरे साल बाद इनकम का पार्ट बन गई थी, जिस टाइम वो पे करेगा अपनी लायबिलिटी, उस टाइम वो उस साल की इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट कर सकता है अमाउंट्स, चाहे छठे साल में पे करे, 7वें में, चाहे 10वें में।